इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल में आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन मैकेनिज्म याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो मेन वैसे स्टेप तो याद ही रखना है। रीमर टीमन में फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है CHCl3 क्लोरोफॉर्म से। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 से और KOH भी लेते हैं इसके साथ साथ। फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे CHCl3 से, KOH भी लेंगे। इसमें फिनॉल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सैलिसल्डिहाइड में। फिनॉल गेट कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। यहां पे KOH NaOH दोनों ले सकते हैं। एक्वस 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ना भी याद रहे तो चलेगा। फिनॉल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? सैलिसल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट में KCl बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट जो इसमें है वो बनता है आपका सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड इसी रिएक्शन में अगर हम लोग CHCl3 की जगह CCl4 ले लें, CHCl3 की जगह क्या ले लें? CCl4। तो CCl4 लेने पे इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। डिफरेंस केवल एक इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अंतर आ जाएगा। अगर हमने फिनॉल को ट्रीट कर दिया, दोनों को रीमर टीमन ही बोलते हैं, CCl4 के साथ, तो यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड। CCl4 किया इधर तो बन गया सैलिसिलिक एसिड। दोनों ही रिएक्शन रीमन टीमन की उसमें आती है कैटेगरी में। मैंने अब ऐसे रीमन टीमन पूछेंगे तो आप सैलिसल्डिहाइड वाली रिएक्शन को ही कोट करेंगे। क्लोरोफॉर्म है CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। एक्वस KOH या एक्वस NaOH। Phenol get react with CHCl3 and aqueous KOH and formation of salicylaldehyde occur. क्लियर है? बोलिए। चलिए इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। छोटा सा मैकेनिज्म है, देख लेते हैं। नोट कर लिया? रीमर टीमन इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में याद रखिए कि CCl2 एक लोन पेयर होगा इसमें, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है? CCl2। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, पर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। याद रखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसके ऊपर इसको ये किस तरीके से काम करेगा आपका? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बनेगा कैसे? CHCl3 हमारे पास है, CHCl3 से एक Cl माइनस निकलेगा, है ना? और एक H प्लस निकलता है, तो ये बन जाता है CCl2।
क्या बन जाता है, CCl2। इसका बॉन्ड कुछ इस तरीके से, ये निकल गया अपना Cl माइनस की तरह। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा। H प्लस को बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन दे के चले जाओ। H प्लस को ऐसे ही निकाल दिया जाएगा कि अपने इलेक्ट्रॉन दे करके चले जाए। कार्बन के पास टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन में से अगर ध्यान से देखो तो कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये था, ये था और ये था। इसको लेकर के Cl माइनस चला गया, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का इसको नुकसान हुआ। फिर उसके बाद H प्लस ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह गए। तो इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था वो बैलेंस आउट हो गया, तो CCl2 बन गया। ये इसमें काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस रिएक्शन। यही अटैक करेगा अभी रिंग के ऊपर। इस रिएक्शन में हमने NaOH या KOH लिया है, तो उससे आएगा OH माइनस। OH माइनस पहले फिनॉल के H प्लस को निकालेगा और उसके ऊपर क्रिएट होगा फिनॉक्साइड आयन। क्या क्रिएट करना है हमको, फिनॉक्साइड आयन। मैकेनिज्म करते हैं हम लोग, एक एक स्टेप लिखते हैं। फिनॉल, फिनॉल के ऊपर OH, यहां पे आया OH माइनस। ये कहां से आएगा, फ्रॉम KOH या NaOH जो भी आपने लिया। ये OH माइनस इस H प्लस को क्या करेगा, इसको ग्रेस्प कर लेगा, अलग कर लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड अपने आप में स्टेबल होता है, आपको पता ही है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है इसमें। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, और ये क्या क्रिएट करेगा आपका, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो आपको क्या लगता है O में क्या चेंज आना चाहिए, ऊपर वाले O में क्या चेंज आना चाहिए, माइनस चार्ज जो है वो किस में खत्म होगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का ही तब मिलेगा जब ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब इसके बाद इस पे अटैच होने के लिए कौन आएगा, CCl2। CCl2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में इसने अपने यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो CCl2 आएगा। C आकर के इस पे क्या होगा, अटैच। क्लियर है बात। जैसे ही CCl2 इस पे आके अटैच होगा, अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे जो हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ इस पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा, डबल बॉन्ड को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को
देगा। अगर अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देगा, ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देता है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन था इसके पास इलेक्ट्रॉन तो थे ही, यहाँ पे जो कार्बन है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये वाला H आके अटैच हो जाता है, ये जो H प्लस निकलता है वो इसी पे अटैच हो जाता है। ऊपर वाली पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस में, फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे इस डबल बॉन्ड की जरूरत फिर से खत्म है, फिर से रिवर्स में ये एक बॉन्ड यहाँ पे फिर से चला जाएगा, तो माइनस चार्ज फिर इधर आ गया। जो फिनॉक्साइड की सिचुएशन थी वो पूरी वही की वही है। इस कार्बन पे क्या सिचुएशन हो गई, CH ये वाला जो स्टेप दिखाया है मैंने, इसमें देखिए लग रहा है कि इस पे 1 2 3 ही बॉन्ड है ना, ये स्टेप और ये स्टेप जो होंगे वो एक साथ होंगे, इसको अलग नहीं दिखाना है ना। ये बीच का एक स्टेप है, समझाने के लिए ऐसे बताया आपको, पर इस स्टेप के बाद सीधे जब CCl2 जुड़ता है तब यहाँ से H प्लस जो होता है इस पोजीशन का यहाँ पे आके जुड़ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड मेंटेन हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक, CH और 2 Cl आके जुड़ गए, इस पोजीशन का H यहाँ पे जुड़ा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए तो वो H प्लस बन गया, फिर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हो गए यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, और बॉन्ड बना के यहाँ पे H को इन्होंने जोड़ लिया। क्लियर है यहाँ तक। OH माइनस पहले स्टेप में एक OH माइनस यूज हुआ था, है ना, एक OH माइनस यूज हुआ था। अब क्योंकि OH माइनस है तो हेलोजन के ऊपर अटैच हो जाएगा, मतलब हेलोजन हटा के अटैच हो जाएगा, ये OH माइनस अब की बार 2 आएंगे और ये जो 2 Cl है इनको हटा के 2 OH आके अटैच होंगे। देखिए कैसे अटैच होंगे, ये ऐसे का ऐसे, यहाँ CH और यहाँ पे 2 OH अटैच, ठीक है। जैसे ही किसी भी एक कार्बन पे 2 OH या 3 OH अटैच हो जाते हैं वो सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल, और जैसे ही अनस्टेबल सिस्टम बनता है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अपने आप निकल जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन होगी, CHO बन जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ऊपर O माइनस है और नीचे क्या बन गया, CHO। अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या था, OH और CHO था ना, क्या था। अब OH और CHO अगर बनाना है आपका तो इस स्टेप में क्या सोचते हो आप, क्या जोड़ दें तो बन जाएगा, गरीब आदमी को जोड़ दें, H प्लस को जोड़ दें तो बात बन जाएगी। प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। ध्यान से देख लीजिए सारे स्टेप, कोई स्टेप किसी स्टेप में ऐसा लग रहा है कोई गलती हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा, सब सही लग रहा है। कोई स्टेप ऐसा जिसमें लग रहा हो कि कोई गलती हो रही, किसी भी एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाते तो अनस्टेबल ही होता है सिस्टम, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, अनस्टेबल, पानी तुरंत निकल जाएगा उससे, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाला H
ये जो पोजीशन है ना, सारी इस पोजीशन को छोड़ के सारी पोजीशन पे H है ना, क्योंकि फिनॉल होता है C6H5OH। तो जो ये 5 पोजीशन है सब पे H है। तो यहाँ वाला जो H होता है ना, ये एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड करवाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके निकलता है। जब निकलता है तो इसी कार्बन पे अटैच हो जाता है, बगल वाले पे। इसको तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद गरीब आदमी बन जाएगा और इस पे आके अटैच। ठीक, तो इस रिएक्शन में मेनली आपको याद रखना है कि CCl2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, CCl2 जाके बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उनको यूज करेगा। यानी जब आप मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज बनाना है। जो स्टेप हमने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को क्यों उड़ाया, इधर इधर क्यों लाया, क्योंकि इस पे किसको हमको अटैच कराना था, CCl2 को लाके अटैच कराना। CCl2 पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, उनको देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल पे इन जनरली इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे इलेक्ट्रॉन आपको दिखते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं। रिएक्शन का इंटरमीडिएट यही है, रिएक्शन की रिएक्टिंग स्पीसीज यही है, डाइक्लोरोकार्बीन। चलिए इसमें लिखना क्या था इंपॉर्टेंट, कोई 2-3 बातें वो लिख लेते हैं। लिख लो, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल तो CCl2 है, लिख लिया था आपने। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ CCl2। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ CCl2। CCl2 is a weak electrophile। CCl2 weak electrophile है, स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग, उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने बैक बॉन्डिंग। If KOH is taken, then para product is major। KOH लेते हो तो पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। अगर NaOH लोगे ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर KOH यूज करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, पैरा। और अगर NaOH यूज करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो। यानी हमने ऑर्थो बनाया है ना, तो इसमें क्या यूज करना चाहिए हमको, NaOH। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग। वो गेटरमैन कौन सी थी,
वो वाली हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से पढ़ते थे, है ना, ये दूसरी। लिख लीजिए, फिनॉल रिएक्ट विथ, फिनॉल रिएक्ट विथ लिक्विड HCN एंड SCl, लिक्विड HCN ले लो और SCl ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3 yields mainly para hydroxy बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ेंगे, इसको गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। जब कहीं पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो उसको फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। फिनॉल की रिएक्शन लिक्विड HCN HCl से करानी है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो पैरा हाइड्रोक्सी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पे OH आएगा, बेंजीन रिंग पे CHO आएगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन लिखते हैं, HCl को रिएक्ट कराइए HCN से, HCl गेट रिएक्टेड विद HCN, HCN की बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है, यहां पे बनता है पहले ClCH डबल बॉन्ड NH, ClCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं क्लोरएमीन, इमीन। कार्बन के साथ अगर NH2 आता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं एमीन, कार्बन के साथ NH2 आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एमीन ग्रुप। लेकिन कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड से NH आता है तो इस ग्रुप को बोलते हैं, आई से प्रोनाउंस करते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। क्लोरीन भी था इसमें तो क्लोर इमीन भी बोल सकते हैं इसको, ये जो बना हुआ है ClCH डबल बॉन्ड NH बन गया। अब ये क्लोरीमीन जो है ये फिनॉल के ऊपर जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। ClCH डबल बॉन्ड NH ये अटैक करेगा, तो ये जो Cl है ये हट जाएगा और ये पूरा ग्रुप जाके इस पे अटैच होगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पे आकर के अटैच, CH डबल बॉन्ड NH। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O से, H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन इस NH के साथ आ जाएंगे, अमोनिया बना लेंगे और एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, CHO बन जाएगा। यहाँ पे OH ऑलरेडी था, यहाँ पे बन जाएगा CHO और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनिया। रिएक्शन की मैकेनिज्म ये नहीं है, याद करने के लिए आपको ऐसे बताया कि NH पे 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, NH3 बन जाएगा और CH के पास कौन चला जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा, CHO पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कोई समस्या, कौन सा रिएक्शन करा हमने, गेटरमैन
आज की क्लास का सेकेंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। फिनॉल का रिएक्शन कराओ निकल की प्रेजेंस में, 300 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर ले लो, सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाता है, फिनॉल से बन जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल। सारे डबल बॉन्ड खत्म, सब पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, H2 ऐड हो जाएगी, सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, फिनॉल से बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मूला क्या हो सकता है बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H11 है ना, फिनॉल क्या था, C6H5OH ही तो था। ऐसे थोड़ा तेज जोड़ा करिए, ऐसे लड्डू जैसे आप लोग तेज काम करो ना। C6H5OH है, आपने 3 डबल बॉन्ड खत्म किए तो 6 H+ जोड़ोगे, 3 डबल बॉन्ड खत्म करोगे तो कितने H+ जोड़ोगे, 6 H+, और कुछ तो किया नहीं है आपने, तो 6 H+ जोड़ने हैं तो C6H11OH ये बन जाएगा, OH की जगह OH ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ऐसे तुम लोग डब्बा जैसे बैठे रहते हो कि हाँ मैम तो बताएंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? हाइड्रोजन जोड़ने तो हाइड्रोकार्बन में ही सिखा दिया था ना, जितने डबल बॉन्ड होंगे उन पे 2-2 H जुड़ जाएंगे, तो 2-2 H जोड़ के 6 H जोड़ने हैं तो नहीं जोड़ पा रहे हो, तुम C6H5 बोल रहे थे। फिनॉल का क्यों साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मूला बता रहे हो, फिर इसका बता रही थी फिनॉल का। कपलिंग रिएक्शन, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, कपलिंग। बहुत सुंदर रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये कपलिंग। इसमें देखो रिएक्शन कराएंगे डाइएजोनियम सॉल्ट की, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे, बोर्ड पे देखिए, जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, मैं जैसे ही घूमूंगी अगर कोई बात करता हुआ दिखा फिर देख लेना। नाइट्रोजन, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन करानी है फिनॉल से। फिनॉल का जो इधर वाली OH की जस्ट जो पैरा पोजीशन होगी उसका जो हाइड्रोजन होगा वो पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में। फिनॉल का जो इधर वाला पोजीशन है उस पे जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट करेगा, यहां से ये HCl निकल जाएगा और ये जो रिंग है ये NN से जुड़ जाएगी, दोनों रिंग, दो रिंग साथ में जुड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपलिंग। क्या बोलेंगे इसको, कपलिंग रिएक्शन।
जोड़ दीजिए। पूछ लीजिए। किसको? किस वाली रिंग? कुछ नहीं बोलेंगे, रिंग है। क्या बोलना है इसको? क्या हो गया? क्या ही कर रहे हो? ये चार्ज इस नाइट्रोजन पे ना रखो और इधर सिंगल बॉन्ड ना दिखाओ, ये सीधे ऐसे Cl जुड़ा हुआ, इस पे पॉजिटिव। क्या पूछना चाह रही थी, फिर से बोलिए। साइक्लोहेक्सेन की कहाँ रिंग है? फिनॉल की रिंग है। पर इधर साइक्लोबेंजीन की रिंग है। ऐसे कैसे? वो एक ही बात है, एक ही बात है बहन, ऐसे ना करो। OH की पैरा पोजीशन लेनी है, इसलिए हमने फ्लैट। NCl जुड़े हुए हैं, उसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में Cl माइनस जुड़ा हुआ है, मतलब दैट इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके बगल में Cl माइनस लिख दें। कोवेलेंट होता तब दिखा देते ना हम लोग सीधे। इस कंपाउंड को कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस ग्रुप को एजो ग्रुप बोलते हैं, जो बीच में N डबल बॉन्ड N बना हुआ है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल, फिनॉल का H प्लस और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का Cl माइनस निकालना है और HCl निकल जाएगा यहां से। HCl बाहर निकलेगा, NaOH की प्रेजेंस से बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है और दोनों रिंग को क्या करना है? जोड़ देना है। किस तरीके से जोड़ना है दोनों रिंग को? फिनॉल का H और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl लेना है और जोड़, फिनॉल के कपलिंग रिएक्शन। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कपलिंग में 2-3 रिएक्शन और हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी कर लेते हैं। NCERT है, ये भी कपलिंग है, कपलिंग की कैटेगरी में और भी रिएक्शन है। NCERT है अपने पास, दीजिए। पहले जो NCERT की है वो करवा दें, इंपॉर्टेंट वो ज्यादा। कहाँ गया? फिनॉल कहाँ गया भाई? रिमाटीमन है, कपलिंग है नहीं क्या? दिख तो नहीं रही, इन्होंने नहीं दी। कोई बात नहीं, उसमें तो है ही, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं करना, उसमें तो है, सिलेबस में तो है।
चलिए और करा लें। कपलिंग में ये पहली रिएक्शन थी, कपलिंग में सेकेंड रिएक्शन देखो। फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग बनाएंगे एक, क्या कहते हैं, कौन से दो वो यूज करते हो आप लोग इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन बनाएंगे। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज लैब में 12th में यूज किए जाते हैं। तो इस रिएक्शन से हम लोग, इस कपलिंग रिएक्शन से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे, फिनोप्थिलीन बनाना चाहते हैं, है ना। पहले बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करानी है तो थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड पहले बनाते हैं। थैलिक एसिड से पहले थैलिक एनहाइड्राइड बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। थैलिक एसिड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर 2 COH, अगल बगल पे 2 COH लगा दीजिए, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। हमें क्या बनाना है, थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनाना होता है जब भी किसी एसिड से, तो उससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, एक H2O निकाल देते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये रिंग CO है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से जुड़ेगा देखिए, इसको बोलते हैं थैलिक, थैलिक में P साइलेंट होता है, एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसका रिएक्शन कराएंगे। इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं हम लोग किसके साथ, फिनॉल के साथ, और हम लोग बनाने वाले हैं फिनोप्थिलीन। बनाया जाए। रिएक्शन स्टार्ट वैसे कहां से होगा, ये तो हमने बैक से दिखा दिया आपको, थैलिक एनहाइड्राइड से, है ना। चलिए स्टार्ट। ये स्लाइड नोट हो गई। थैलिक एनहाइड्राइड ये है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये C डबल बॉन्ड O है, इस तरीके से, ठीक है। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से 2 H+ लेंगे और यहां से क्या निकलेगा, H2O। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से 2 H+ ले लेंगे, यहां से H2O निकल जाएगा, और ये दोनों रिंग कहां पे जुड़ जाएंगी, इस कार्बन। जोड़ देते हैं, both rings are attached at this carbon। इस कार्बन पे दोनों रिंग अटैच करनी है। दोनों 6 कार्बन के रिंग इस पे अटैच कर दीजिए। इस कंपाउंड को कहते हैं इंडिकेटर है, ये क्या नाम है इसका, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन। अनन्या क्या कर रही हो, ध्यान कहाँ है, कहाँ तक लिख लिया आपने, फेयर कॉपी कहाँ है आपकी।
फिनोप्थिलीन क्या है? इंडिकेटर। एक मॉलिक्यूल थैलिक एनहाइड्राइड, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल, रिएक्शन करा दिया, क्या बना लिया हमने? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। एक तरीके से ये जो होता है ये कलरिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको डाई भी बोलते हैं। डाई, डाई प्रिपरेशन भी होता है कपलिंग रिएक्शन से। कपलिंग का मतलब रिंग को जोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये वाली रिंग कार्बन के थ्रू इन 2 रिंग से जुड़ी, तो इसको भी कपलिंग कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, वाटर निकलता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, इंडिकेटर बन जाता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का एसिडिक मीडियम में क्या कलर होता है और बेसिक में क्या कलर होता है, कोई बताएगा? ऋषिका ने बताया एक कलरलेस है एक पिंक है, तो कौन सा कलरलेस है कौन सा पिंक है? एसिडिक में कलरलेस है और बेस में होता है पिंक कलर। जब बेसिक मीडियम आता है तो क्या होता है? पिंक कलर। यूज करते हैं आप लोग टाइट्रेशन में फिनोप्थिलीन। एसिडिक मीडियम में कैसा कलर है? कलरलेस। बेसिक मीडियम में कैसा होता है? करा होगा आप लोगों ने, आई थिंक मेरे ख्याल से किसका करते हैं आप लोग? टाइट्रेशन करते तो हैं जिसमें डालते हैं, ध्यान नहीं आ रहा कौन किस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। कई सारे कराए जाते हैं ना आपके यहाँ तो। नहीं, ये तो हीट करने पे ही हो जाता है। इसके पहले वाला जो रिएक्शन था उसमें हीट करने पे ही हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाला जो है ना, ये रिएक्शन हीट करने से ही हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये वाली जो मेन रिएक्शन है अपनी, है ना। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं, है ना, या ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका फॉर्मेटिंग क्वेश्चन की ऐसे कर सकते हैं। ए एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी कर रहे हैं हीटिंग, है ना। इसकी क्या कर दी? हीटिंग कर दी। एक कंपाउंड बनता है बी, फिर इसकी रिएक्शन करा दी हमने फिनॉल से, तो एक डाई बनती है जो एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में कैसी होती है? पिंक। एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में कैसी हो जाती है? पिंक, है ना। अब इसमें से ये सी, इसको लिख सकते हैं, डाई का नाम सी है ना। ए बी सी बताइए क्या हो सकते हैं। इसमें रिएजेंट केवल आपको फिनॉल दिया हुआ है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। या इसमें से कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि ये जो डाई आपकी सी बन रही है, इस सी में कितने पाई बॉन्ड है, इस सी में कितने ऑक्सीजन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं जेईई मेंस या एडवांस में, ऐसे एबीसी ऐसे ही क्वेश्चन। अच्छा, एबीसी में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं जो नेम्ड रिएक्शन होती है ना, उन्हीं से बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बोर्ड में भी आ सकता है, इसमें क्या है, ये डाई वाला तो आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी रिपोर्ट नहीं कर रही है, पर पता नहीं, हम तो पढ़ते थे तो आता था, अब ये पता नहीं जो भी है। आप लोग के टाइम और हमारे टाइम में बहुत अंतर है। हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे, आप लोग बहुत कम पढ़ते थे। आप लोग एनालिटिकल बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आपका जो कंटेंट आ रहा है उसमें एनालिटिकल पावर ज्यादा यूज हो रही, कंटेंट तो कम कर दिया गया पर एनालिटिकल पावर। चलिए, सी थर्ड रिएक्शन, इस कैटेगरी में
थर्ड रिएक्शन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का नाम है बेकेलाइट। क्या नाम है पॉलीमर का? बेकेलाइट। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनेगा पॉलीमर। पहले आपके जेई मेंस में भी था, 2024 से पॉलीमर चैप्टर एडवांस में कर दिया गया है ना, लेकिन फिनॉल का ही रिएक्शन है, इसमें आ सकता। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बेकेलाइट, पॉलीमर का क्या नाम है? बेकेलाइट। कैसे रिएक्शन होगा? फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। चेन रिएक्शन होता है, मतलब कई मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में, ऐसा नहीं है एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा। फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से, NaOH की प्रेजेंस में कराना है रिएक्शन। फाइनल पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको। कई मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो पॉलीमर कुछ इस तरीके का बना हुआ दिखेगा। हर तरफ से फिनॉल का मॉलिक्यूल इससे CH2O से जुड़ता जाता है लगातार, लंबी चेन बनेगी, है ना। पॉलीमर क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं ना, एक ही यूनिट बार बार जुड़ती जाएगी, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल आपस में बार बार जुड़ते जाते हैं, है ना। कंडेंसेशन पॉलीमर इसलिए बोलते हैं, किसी भी पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर तब बोलते हैं जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, पूरा पूरा ना जुड़े, कोई ना कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा हो, तब उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ पे भी जो है आपका H2O निकलेगा, बीच बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये जो रिंग होगी फिनॉल की वो किसके थ्रू जुड़ेगी? CH2 के थ्रू जुड़ती जाएगी। OH वैसे का वैसा ही बना रहेगा, CH2 से इधर से भी रिंग जुड़ेगी और नीचे की तरफ से भी जुड़ेगी, दोनों तरफ से जुड़ेगी, है ना रिंग। कंपाउंड का क्या नाम है? बेकेलाइट। बेकेलाइट, इसका एक और कुछ तो यूज भी तो था, याद नहीं आता। सुना है आपने कुछ बेकेलाइट का यूज? कहीं नाम सुना है? पाइप की फिटिंग वगैरह, पाइप जो होते हैं ना आपके वाटर पाइपलाइन में, अरे इसमें क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक की जो पाइप्स आते हैं ना जिनमें वायर्स डलते हैं, वो वाले पाइप जो होते हैं वो किसके होते हैं? बेकेलाइट। जैसे कई सारे यूटेंसिल्स ऐसे हैं, जैसे कि आपके जो घर पे हम लोग बर्तन यूज करते हैं, जैसे कुकर वगैरह के जो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं, वो हैंडल्स जो हार्ड वाले होते हैं ना, वो बेकेलाइट से बने, है ना। तो स्टील नहीं है, स्टील ना समझ लीजिएगा, ये नहीं स्टील, प्लास्टिक है, काइंड ऑफ प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अब कपलिंग वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल का ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन शायद आपको करा चुके हैं क्या? हम्म,
रिडक्शन करवाया, ऑक्सीडेशन नहीं करवाया। अक्षिता क्या प्रॉब्लम है? O2 बाई एयर। आप बोलोगे मैम मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो बात करें, प्रॉब्लम तो आपको है। O2 एयर से ले लीजिए, या CrO3 की प्रेजेंस में ले लीजिए ऑक्सीजन, या CrO2Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे, इनकी प्रेजेंस में बन जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? पैरा बेंजोक्विनोन। पहले कंपाउंड में कितने बॉन्ड थे पाई? O2 मिलेगा एयर से, या CrO3 ले लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या CrO2Cl2 ले लीजिए, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO2Cl2 का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 का क्या नाम है? क्रोमाइल क्लोराइड। CrO2Cl2 का क्या नाम है? क्रोमाइल क्लोराइड। कोई समस्या? बोलिए। रिएक्शन नंबर 5। कितने रिएक्शन हो गए फिनॉल में? लगभग फिनॉल में कितने रिएक्शन हो गए? पोटेशियम परसल्फेट। एक कंपाउंड होता है K2H2O8, इसको बोलते हैं पोटेशियम परसल्फेट। क्या नाम दे दिया इसको हम लोगों ने? पोटेशियम परसल्फेट। ये जो होता है ये भी ऑक्सीडेशन ही करवाता है, इससे भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं एल्स ऑक्सीडेशन। इसका स्पेशल नेम है एल्स ऑक्सीडेशन। इसके थ्रू जो आपके OH था एक जगह पे, दोनों पोजीशन पे OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाता है, और क्यूनॉल बोलते हैं इस कंपाउंड को। एल्स ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? क्यूनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्यूनॉल। ये NaOH की प्रेजेंस में होता है एल्कलाइन मीडियम। ये भी ऑक्सीडेशन है, एल्स ऑक्सीडेशन। पोटेशियम पर सल्फेट या बोल सकते हैं पर सल्फेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है फिनॉल का, क्यूनॉल बन रहा है। इसके पहले जो ऑक्सीडेशन था उसमें पैरा बेंजो क्यूनोन बना। क्यूनोन का मतलब होता है ओन लाना है, आपको नाम से याद रखना है। क्यूनोन का मतलब ओन लाना है, ओन का मतलब कीटोन ग्रुप, ऊपर और नीचे दोनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए। और जब क्यूनॉल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऑल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो दोनों पोजीशन पे क्या ला दीजिए? OH ला दीजिए, है ना, ऐसे नाम याद रखेंगे स्ट्रक्चर। तो एल्स ऑक्सीडेशन में आपका क्यूनॉल बनता है, और इसके पहले जो ऑक्सीडेशन था उसमें क्या बना था? क्यूनोन, पैरा बेंजो क्यूनोन। नेक्स्ट रिएक्शन है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट है, ये बेसिकली लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट है फिनॉल का। 6th रिएक्शन है, लास्ट है मेरे ख्याल से फिनॉल का। लिबरमैन्स
नाइट्रोसो लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें लिख लीजिए, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए इस टेस्ट की, इस टेस्ट की थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट भी बोल सकते हैं। इट इज टेस्ट फॉर फिनॉल in this reaction phenol in concentrated H2SO4, phenol in concentrated H2SO4 reacts with NaNO2, in excess of water, it gives red color, and in NaOH excess, this gives green or blue color. ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो पहले ये दे देता है ब्लू और ग्रीन कलर, फिर उसके बाद अगर इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डाल दीजिए, बहुत ज्यादा पानी डाल दो, डाइल्यूशन कर दो, तो सोल्यूशन बिकम्स रेड। सोल्यूशन कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। फिर से अगर इसमें NaOH डाल दीजिए एक्सेस में, मतलब सोल्यूशन को कैसा कर दीजिए? बेसिक कर दीजिए, तो ये या तो ब्लू कलर या जो ओरिजिनल यहाँ पे ग्रीन कलर था ना वो दे दो, ओरिजिनल जो ग्रीन या ब्लू कलर था वो दे देता है। पहले फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हो रहा है, ब्लू ग्रीन कलर दे रहा है, फिर एक्सेस ऑफ वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं तो कलर क्या हो जा रहा है? रेड हो जा रहा है। फिर NaOH एक्सेस डालते हैं तो कैसा कलर हो जाता है? फिर से जो ब्लू ग्रीन कलर आया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सेस NaOH डाल देंगे तो जो ओरिजिनल ब्लू ग्रीन कलर था ना वो फिर से वही कलर। इसको बोलते हैं लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ फिनॉल। रिएक्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शन होगी। NaNO2 नहीं लिखा इसमें कहीं हमने, NaNO2 भी लगेगा इसमें, यहाँ NaNO2 भी लगेगा। नाइट्रोसो का तो टेस्ट ही यही है, एसिड की प्रेजेंस में NaNO2, NO लगेगा, नाइट्रोसो बोलते हैं NO को। रिंग के ऊपर NO लगाते हैं तो ग्रुप को क्या नाम देते हैं? नाइट्रोसो। चलिए रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या होगा? फिनॉल का रिएक्शन कराइए HNO2 से। HNO2 कहां से बनेगा? देखो ध्यान से, हमने बोला रिएक्शन में लेना है NaNO2 NH2SO4, ये दोनों मिलके बना लेंगे HNO2।
क्या बना लेंगे, HNO2। HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO। अब यही रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये दोनों रिएजेंट लोगे तो क्या मिलेगा अपने को, HNO2 मिलेगा। तो ये फिनॉल से रिएक्शन कर रहा है, NaNO2H2SO4 लिखने का मतलब है कौन रिएक्ट कर रहा है, HONO। HONO जब रिएक्ट करता है तो एक तरफ तो OH है ही है, पैरा पोजीशन पे NO आ जाए, इसको बोलोगे नाइट्रोसोफिनॉल। क्या नाम दे दोगे इसको, नाइट्रोसोफिनॉल। इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा नाइट्रोसोफिनॉल, या पैरा नाइट्रोसोफिनॉल भी कह सकते हैं। पैरा भी लगा दो इसके आगे, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ठीक है, इसमें होता है एक तरीके का रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा। रीअरेंजमेंट प्रोसेस से यहाँ का जो H है वो इसके पास आ जाएगा, यहाँ का H कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास, NOH बन जाएगा। इस पोजीशन पे क्या बनेगा, इस पोजीशन पे बन जाएगा NOH, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। रीअरेंजमेंट क्या हुआ, इस पोजीशन का H कहां पे आ गया, इस पोजीशन पे, यहां पे बन गया NOH। कार्बन की चेन के साथ अगर कहीं पे ग्रुप दिखाई दे NOH तो उसका नाम होता है ऑक्साइन। उस ग्रुप का क्या नाम होता है, ऑक्साइन। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्यून ऑक्साइन। इसका क्या नाम है, क्यून ऑक्साइन। क्यून ऑक्साइन। अब ये क्यून ऑक्साइन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में फिर से फिनॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, इसका OH और इसका H जाएगा, वाटर निकलेगा, और ये दोनों रिंग आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। जोड़े दोनों रिंग को, कोई समस्या, दोनों रिंग आपस में जुड़ेगी। नाइट्रोजन ना तो, अगर नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड बना रहा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना। ये जो कंपाउंड बना है ये ब्लू कलर का है, इस पे कलर लिख लीजिए ब्लू। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड बना है ये किस कलर का बन गया, ब्लू कलर। सबसे पहले रिएक्शन कराया हमने NaNO2H2SO4 का, पैरा पोजीशन पे फिनॉल के NO लगा दिया, फिर रीअरेंजमेंट करा दिया, रीअरेंजमेंट में NO के साथ H को अटैच कर दिया और ऊपर डबल बॉन्ड O बना दिया। आफ्टर दैट फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमने एक और फिनॉल मॉलिक्यूल ऐड कराया,
जहां पे NOH था उसका OH और फिनॉल की पैरा पोजीशन का H लेकर के वाटर मॉलिक्यूल निकाला और दोनों रिंग को आपस में नाइट्रोजन के थ्रू जोड़ दिया। जब नाइट्रोजन के थ्रू जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे वो रिंग जहां पे ऊपर डबल बॉन्ड O लगाया है उसके पास आप नाइट्रोजन को जब जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड करना है ना, डबल बॉन्ड लगाना। नाइट्रोजन क्योंकि हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो 3 बॉन्ड बनेगा। ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, दो रिंग आपस में जुड़ गई, काइंड ऑफ कपलिंग ही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, किस कलर की डाई बनेगी, ये ब्लू कलर की डाई बनेगी। फिर इसमें वाटर ऐड कर देंगे फिर से, तो जैसे ही हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं इंडोफिनॉल। क्या नाम देते हैं, इंडोफिनॉल। और ये इंडोफिनॉल होता है रेड कलर का। किस कलर का होगा, रेड। रेड का जिक्र होना ना कि वाटर ऐड करते हो तो रेड बनता है, तो रेड कलर का कंपाउंड आपसे पूछा जाए तो क्या बनता है, इंडोफिनॉल बन जाता है। तो लिख लीजिए इसके बाद वाला स्टेप, वाटर ऐड करिए। कोई कुछ कह रहा है, इंडोफिनॉल बना लीजिए। किस कलर का बनाएंगे, स्ट्रक्चर में कोई फर्क है, किसका क्या नाम, देखो कंपाउंड सेम है, ये जो कंपाउंड है ना ये भी बेसिकली इंडोफिनॉल ही है, लेकिन जब तक ये डाइल्यूटेड वर्जन में नहीं है तब तक इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। बट जैसे इसमें हम ज्यादा वाटर ऐड करेंगे वैसे इसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो ये भी इंडोफिनॉल है, ये भी इंडोफिनॉल है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर दोनों का क्या रखना है अपने को, सेम रखना है। इसका स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन वाटर ऐड करने पे डाइल्यूट वर्जन हो जाएगा। डाइल्यूट वर्जन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। ब्लू कलर रेड कन्वर्टेड इनटू रेड। बाहर कौन है, दोनों बाहर चले जाओ, बाहर जाके बारिश से जाओ, बाहर निकल जाओ, बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। एन से ऊपर वाली बेंजीन रिंग में इस तरीके से बनेगा, ऊपर वाली जो बेंजीन रिंग है ना इसमें ऐसे बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बोल दिया ना, क्योंकि वैसे करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डबल बॉन्ड है ऊपर वाली। इसके बाद हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, इसके बाद हमने ऐड कर दिया NaOH। NaOH जैसे ही ऐड किया वैसे ही बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। और इसका फिर से कैसा कलर हो गया, ब्लू ग्रीन। इसका फिर से कलर कैसा हो गया, ब्लू, है ना। स्ट्रक्चर ना भी याद हो तो चलेगा, टेस्ट याद रखना अपने को क्या क्या ऐड कर रहे हैं। फिनॉल में NaNO2 प्लस H2SO4, कंपाउंड पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। आफ्टर दैट आपने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया, तो ब्लू जो कलर आया था वो पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। फिर एक्सेस ऑफ NaOH ऐड कर देंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल बन जाएगा जिसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर से जो ओरिजिनल ब्लू ग्रीन था वैसा ही कलर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ फिनॉल। खत्म हो गया, फिनॉल हो गया आपका डन, डनाडन डन। चलिए
लैब में फिनॉल कहाँ कराते हैं? नहीं नहीं, जो आपके लैब में अवेलेबल होंगे वही तो पूछेंगे, जो चीजें आपके लैब में होंगी। आप पहले से ही अपने लैब में थोड़ा सा लैब असिस्टेंट के साथ थोड़ा सा बातचीत करके आप लोग कि क्या क्या केमिकल है उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि लैब में है क्या क्या। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उन्हीं में से तो मिलेंगे, है ना। जैसे अल्कोहल में अक्सर करके इथेनॉल ही होता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ इथाइल अल्कोहल ही होगा ज्यादातर। तो इथाइल अल्कोहल मिलने के चांस होते हैं। एसिड में एसिटिक एसिड होता है। एसिड में तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड मिल जाता है और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या आपकी लैब में है आप अपनी लैब में देख लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही देता है लैब असिस्टेंट आपको एग्जाम। ठीक है, फिनॉल का एक क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यू करिए, फिर ईथर स्टार्ट करें। क्या करेंगे? तो अभी क्या करेंगे? क्लास तो पूरी करनी है आपने, है ना। तो आपका मन अगर आप लोगों का ना लग रहा हो तो जो बाहर जाना चाहे वो जा सकता है ना। जिसको बारिश देखनी है पर वही इंडिविजुअल जाएगा, वही जाएगा। जिसको जाना है वो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगी, आपको जाना है तो आप जाइए। चलो लिख लो, क्वेश्चन लिखो। फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिनॉल एरो बनाइए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एरो के ऊपर लिख दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, प्रोडक्ट बन रहा है A, फिर एरो बनाइए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, प्रोडक्ट बन रहा है B, टोटल सम ऑफ, क्वेश्चन है आपका टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन A एंड B, टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन A एंड B। क्या बनाया था हमने? फिनॉल से क्या ऐड कराया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, प्रोडक्ट बन गया A, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, प्रोडक्ट बन गया B। अब दोनों में आपको क्या बताना है? दोनों में आपको बताना है क्या?
ए और बी में ऑक्सीजन एटम का टोटल नंबर बताना है, क्या रिएक्शन होगा बताइए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या रिएक्शन होगा, SO3H लग गया, ठीक। कोशिश कीजिए। एक मेजर लेंगे, जब कभी भी ऐसा दिया हो तो मेजर प्रोडक्ट ही लेना है ना। सल्फोनेशन हो रहा है पक्का। और दूसरे वाले में तो कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, ऑक्सीजन जोड़ के बताइए। हाँ, ए से ही रिएक्ट कराना। 12 आ रहा है, आंसर है 14 ऑक्सीजन बता रहे हैं। कोई रिएक्शन बताया ऐसा मैंने, कौन सा? ए से बी वाला नहीं बन पाएगा प्रोडक्ट, क्यों? ऐसा बन जाएगा, एक्सेस भी नहीं दिया इन्होंने, कुछ एक्सेस देते। देखो पहले स्टेप में तो क्या होगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। पहला जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। OH लिया है आपने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना। तो OH कैसा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो SO3H अगर दो जगह सल्फोनेशन हो रहा है तो कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। बोलो क्या, मेजर कौन सा होगा? देखो अपना जो रिएजेंट है ना, वो ये फ्यूमिंग H2SO4 नहीं है। सल्फोनेशन में कौन सा लेते हैं हम लोग, फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं, ओलियम लेते हैं। केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं होता सल्फोनेशन का रिएजेंट, ओलियम लेते हैं हम लोग। हाँ, वहाँ ओलियम लिख लो, केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं होगा। हाँ, फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कह सकते हैं, फ्यूमिंग लिख लो भले। फ्यूमिंग में SO3 की फ्यूम्स भी आती हैं उसमें। फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फ्लो में लिखवा दिया होगा। सल्फोनेशन का रिएजेंट फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही होता है। हाँ, ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट, एक बार देखते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई।
इसमें दे ही नहीं रहा इन लोग। एनसीईआरटी में सल्फोनेशन को कैसे उड़ा दिया, ब्रोमिनेशन है। कहाँ है सल्फोनेशन इसमें, रिमर्टिमन है, ऑक्सीडेशन है, फिर ये ईथर आ गया। ये नाइट्रेशन है, पिक्रिक एसिड बना रहा है। सल्फोनेशन कहाँ गया, हाँ सल्फोनेशन का ये दे रहे हैं देखो, नाउअडेज पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड with concentrated sulfuric acid which converts it to phenol 2,4-disulfonic acid and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol. ओके देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर केवल ले रहे हैं तो डाई सल्फोनिक एसिड बनता है, जो मैंने बनाया था ना, डाई सल्फोनिक एसिड बनता है। फ्यूमिंग वाला लेंगे तब वो रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या बनता है, डाई सल्फोनिक एसिड, और फिर इसको जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर दोगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा और वहां पे क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में अब ऑक्सीजन काउंट करिए, इनमें ए और बी में, ये बनेगा ए और ये बनेगा बी। ए और बी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए कितने होंगे, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं अपने को, ये वाले में 6 + 7 हो गए और इसमें भी 6 + 1 7, तो कितने कितने आ गए दोनों में, ए में भी 7 ऑक्सीजन है और बी में भी कितने हैं 7, तो टोटल कितना आ गया 40, है ना। ये अलग से रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए, अलग है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 केवल है, तो उसमें डाइसल्फोनिक एसिड बन रहा है। फ्यूमिंग नहीं था ये, फ्यूमिंग वाले में तो 2 प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, एक मेजर एक माइनर कर देते हैं उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फिनॉल, ये क्वेश्चन शायद उस दिन करवाने वाले थे, प्लस जिंक डस्ट प्लस हीट, पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है फिनॉल प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस HCl। थर्ड रिएक्शन है फिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और फोर्थ रिएक्शन है फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस NaOH। प्रोडक्ट बता दीजिए क्या है, इसमें तो मैचिंग दिया पर मैचिंग में क्यों, आप प्रोडक्ट बताइए सीधे क्या बनेगा। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से जब कराई थी, हीट किया था, तो आपको क्या सिखाया था, बेंजीन बन जाएगा सीधे। CHCl3 वाली अभी अभी रिएक्शन करी थी हम लोगों ने, रीमर-टिमन रिएक्शन, उसमें क्या बना था, सैलिसिलडिहाइड, यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो नाइट्रेशन हो गया, क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। और ये रिएक्शन कौन सा था, CO2 वाला, कोलबे-श्मिट रिएक्शन एक कराया था ना, उसमें क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो मैचिंग में आएगा तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत, प्रोडक्ट याद होने चाहिए, सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल में देखिए इसमें रीमर-टिमन आ रखी है काफी बार,
पिक्रिक एसिड वाला काफी बार आ गया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग क्वेश्चन, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, व्हाई? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर, बोर्ड का सवाल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल के कंपैरिजन में, क्यों? अनुज बताइए। किसको ज्यादा एसिडिक बोल रहे हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल? चलिए बताइए क्यों, क्या रीजन हो सकता है? एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है? और कोई बताना चाहे अपने मन से तो बता दे। नाइट्रोजन है तो उससे क्या होगा? आप नहीं, हरिंद्र दीदी बताएंगे, अनुज बताएंगे, जिससे पूछा वही बताए। कल आपको कुछ सिखाया था, कल की क्लास थी या परसों की थी, उसमें बता रहे थे रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से थे। NO2 रिंग एक्टिवेटिंग होता है और OCH3 सच बोल रहे हैं वो, आपको क्या लगता है? लास्ट क्लास में ही तो बताया था, 11th में तो कई बार बता दिया GOC में, यहाँ पे लास्ट क्लास में रिवाइज करवाया था मैंने कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से सुनते भी नहीं है क्या? एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो लोन पेयर देते हैं रिंग को वो होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो लोन पेयर रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उनको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये सब GOC के बेसिक है। कहाँ गोल कर रहे हैं आप सारा GOC? आपको मालूम था कि पेन के साथ हमेशा क्यों खेलते रहते हैं आप? मालूम था आपको रिंग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट करके हम बताएंगे वहां पे कि कैसे बढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग और क्लास में क्या सुनते हो? लास्ट क्लास की डिटेल नहीं पता है? लास्ट क्लास में ही बताया हुआ है कि एक्टिवेटिंग कौन से हैं, डीएक्टिवेटिंग कौन से हैं। थोड़ा ध्यान से क्लास को सुनो, ऐसे आए हैं क्लास अटेंड करने, बस क्लास अटेंड करके जाएं, बाहर का मौसम देख लें, दुनिया देख लें। ज्यादा इधर उधर अगर आप करेंगे 12th क्लास में, आपको ज्यादा इधर उधर देखने का मन है, इधर उधर की चीजें ज्यादा काम करने का मन है, ये सब तो फिर आपको बाद में कोई नहीं देखेगा, पहले बता दो। क्योंकि जब तक आप कुछ अपना खुद नहीं बनाओगे, अपनी एंटाइटी खुद आप नहीं बनाते हो, कुछ अचीव नहीं करते हो, तो कोई नहीं पूछता आपको। एक टाइम के बाद माँ बाप भी पूछना बंद कर देते हैं। सुनते हो नहीं आप लोग, कुछ भी कहते रहो, आप अपने उसमें लगे रहते हो।
ये NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। ऐसे कोई भी ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड होगा ग्रुप के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस कर देता है, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, अगर इससे कोई बेंजीन रिंग अटैच है तो ये बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। कोई भी वो ग्रुप, ज्यादातर वो ग्रुप जिनमें खुद डबल बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे NO2, जैसे CHO, जैसे COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेंगे रिंग से, और रिंग से जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आपको क्या सिखाया था, -I ग्रुप या -M ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये सब कैसे ग्रुप हो गए, -M ग्रुप हो गए। ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहे हैं। और अगर आप बात करो OCH3 की, तो OCH3 पे 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऐसे ग्रुप जो लोन पेयर रिंग को देंगे, अगर इनसे कोई रिंग अटैच है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या +M ग्रुप। अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो +M बोल देंगे। तो ये हमेशा रिंग के ऊपर डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये इंक्रीज करते हैं +M ग्रुप या आपके +I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। और -I या -M जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पे कम करते हैं, है ना। और किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर -I -M लगाते हो तो बढ़ती है, +M या +I लगाते हो तो घटती है। सीधा साधा छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रेड 11 का क्वेश्चन है ये। एक जगह OH के साथ NO2 लगाया, एक जगह OCH3 लगाया, 4 केसेस को कंपेयर भी नहीं कराया, सिंपल 2 केस को कंपेयर कराया, एक में +M लगा दिया, एक में -M लगा दिया। आंख बंद करके बोलना था -M एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, +M एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, इसलिए नाइट्रो वाला ग्रुप जो है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और OCH3 वाले में कम है। जेई के क्वेश्चंस में 4-5 केसेस को कंपेयर कराते हैं, एकदम पैरेलल केसेस दे देते हैं, तो कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका आंसर नहीं निकल रहा है। और आंसर को तो छोड़िए, आपको डोनेटिंग और वो नहीं आ रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। ये बहुत गलत है। तैयारी चल रही है एडवांस की और यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल छोटा चीज नहीं आ रहा है। कैसे ही करेंगे। नोट कर लिया था क्वेश्चन, अक्षिता नोट कर लिया था आंसर भी। वैसे दिक्कत है, 7 बज गए आपके क्लास का, चलिए टाइम ओवर हो गया, ज्यादा ही हो गया। 7 बज जाए तो आपको बोल देना है, 7 बजे के पहले नहीं बोलना।